अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल से यानी कि 9 जनवरी से 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और उसके हवाले से जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का वो आप गुज़श्ता वीडियो में मुलाहिज़ा कर चुके हैं। जबकि इस रिपोर्ट में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होगी वो क्या होगी, ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां कर दी गई हैं। शान मसूद की वापसी हो चुकी है। 2019 के बाद वो पहली बार पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा बने हैं और बतौर नैब कप्तान जो तकर्री हुई है, इसके हवाले से अब क्या सूरत हाल बनेगी और पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो क्या होगा, पाकिस्तान के बॉलर्स में और शादाब खान की गैर मौजूदगी में उनकी जो रिप्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, इसका अगर हम जायज़ा लें तो यहाँ पर हम कारकर्दगी के अतबार से देखेंगे कि पाकिस्तान को ज़रूरत के मुताबिक और हालिया फॉर्म के मुताबिक पाकिस्तान को किन 11 प्लेयर्स के साथ मैदान में उतरना चाहिए। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पर शर्जील खान ज़्यादा फेवरेट थे, लेकिन चूँकि शर्जील खान को शामिल नहीं किया गया पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में, इसलिए अब इमामुल हक तो अपनी जगह मजबूत हैं, लेकिन अब जो टाई होगी वो शान मसूद और फ़खर जमान के दरमियान होगी। अगर हम फ़खर जमान की बात करें तो पाकिस्तान के तीसरे टॉप स्कोरर हैं गुज़श्ता 2 सालों में, और रवां साल भी पाकिस्तान के तीसरे टॉप स्कोरर रहे, लेकिन उनकी कारकर्दगी में कदरे गैर तसलसल ज़रूर है। वो नीदरलैंड के ख़िलाफ़ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में 50 बनाने में ज़रूर कामयाब रहे, लेकिन ओवरऑल उनकी जो कारकर्दगी रही है वो ज़्यादा मुतासर को नहीं रही है, वो ज़्यादा इनिंग्स में फ्लॉप रहे हैं। तो इसकी वजह से चांस लिया जा सकता है शायद शान मसूद के साथ। और दूसरी बात यह है कि शान मसूद के हवाले से उनको प्लेइंग 11 में खिलाने के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कप्तान बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि शान मसूद को जो नैब कप्तान बनाया गया है तो उसकी वजह भी यही है ताकि उन्हें हर मैच की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाए। और अगर हम शान मसूद की बात करें तो 2019 से एक तो वो वनडे मैच नहीं खेले, लेकिन जो पाकिस्तान वनडे कप है उसमें भी शिरकत नहीं की, जो कि हालिया जारी रहा था कराची के अंदर, क्योंकि वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे। लेकिन इससे पहले जो गुज़श्ता पाकिस्तान वनडे कप था उसमें वो खेले थे और सिर्फ 5 मैचेस खेले थे और छठे टॉप स्कोरर रहे थे। शानदार कारकर्दगी दिखाई थी, 5 इनिंग्स में 2 सेंचुरियाँ और 2 50 बनाई थी, तो ये एक उम्दा कारकर्दगी रही थी उनकी गुज़श्ता पाकिस्तान वनडे कप में। और 472 रन बनाए थे, जिसमें 141 रन की इनिंग्स भी शामिल थी, 118 की एवरेज थी, 85 से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो ओवरऑल उनकी जो कारकर्दगी रही है पाकिस्तान के डोमेस्टिक वनडे मैचेस में वो अच्छी रही है। 14 सेंचुरियाँ बना चुके हैं लिस्ट ए मैचेस में, यानी कि वनडे मैचेस में। तो हम शान मसूद की जो क्लास है उससे एतराज़ नहीं कर सकते, लेकिन मौजूदा वक्त में वो एक तो फॉर्म में नहीं है और जिस तरह उनको पाकिस्तान टीम का नैब कप्तान बनाया गया है तो वो मेरे ख्याल में एक सरासर गलत फैसला है। और इस तरह टीम का जो मोराल है वो भी ख़राब हो सकता है। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, लोगों के ऊपर बातें बनेंगी, ख़ुद अब शान मसूद के ऊपर बातें बनेंगी अगर उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाता है। ख़ास तौर पर इस मौका पर जब बाबर आजम खुद कह चुके हैं कि अभी उन्होंने शान मसूद को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने के बारे में सोचा तक नहीं है, तो ये चीज़ें जो हैं फिर जो है कन्फ्लिक्ट बन जाएगा। लेकिन बहरहाल कल के मैच में मुझे यही लगता है कि इमामुल हक के साथ जो ओपनिंग करेंगे वो शान मसूद ही करेंगे। और अगर इमामुल हक की बात करें तो हालिया अरसे में वो शानदार फॉर्म में हैं, इसलिए उनकी जगह को चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक तो वो ICC वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, इसके साथ साथ उनकी जो कारकर्दगी रही है 2022 में वो शानदार रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो होम सीरीज़ थी उसमें लगातार 2 सेंचुरियाँ बनाई थी, 2 सेंचुरियों के साथ सीरीज़ का आगाज़ किया, फिर 89 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, तीसरे मैच में सीरीज़ के टॉप स्कोरर रहे, रिकॉर्ड कायम किया कैंगरोज़ के खिलाफ एक सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने का। इसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 65, 72 और फिर आखिरी मैच में 62 रन बनाए, तो हर मैच में 50+ इनिंग्स खेली। अलबत्ता नीदरलैंड के टूर में वो 2 और 6 रन बना सके, लेकिन ओवरऑल उनकी कारकर्दगी शानदार रही है। और बाबर आजम के बाद 2022 में पाकिस्तान के दूसरे टॉप स्कोरर थे, 505 रन बनाया, 72 की एवरेज, 94 का स्ट्राइक रेट रहा था, तो उनकी जगह को फ़िलहाल चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके अलावा बाबर आजम जो कि शानदार फॉर्म में है, नंबर 3 पोजीशन पर वही खेलेंगे। अगर चौथे नंबर पर देखें तो यहाँ पर सख्त मुकाबला देखने को मिलता है। हारिस सोहेल की वापसी हो चुकी है, सैम अयूब जो कि पाकिस्तान वनडे कप के टॉप स्कोरर थे वो यहाँ पर हैं, मिडल ऑर्डर में शानदार कारकर्दगी दिखाते रहे हैं। और उसके अलावा जो दीगर प्लेयर्स हैं उनमें देखा जाए तो यहाँ पर कामरान गुलाम की जो कारकर्दगी रही है वो भी शानदार रही है पाकिस्तान वनडे कप में, वो एक बेहतरीन बैटर हैं।
लेकिन अगर देखा जाए नौजवान तजर्बे के अतबार से और हारिस सोहेल के बजाय सैम अयूब को यहाँ पर तरजीह दी जा सकती है, जो कि पाकिस्तान वनडे कप में शानदार फॉर्म में रहे हैं और उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उन्हें फौरी मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी फॉर्म को इंटरनेशनल लेवल पर जाकर भी उसको कंटिन्यू कर सकें और पाकिस्तान के काम आ सकें। मौजूदा वक्त में वो पुरजोश होंगे, उनका एतमाद भी आसमान को छू रहा होगा, तो इसलिए उनको लाजमी तौर पर फौरी मौका देना ज़्यादा बेहतर है। वरना अगर तजर्बे के अतबार से देखें तो फिर हारिस सोहेल की जानिब शायद देखा जाए, लेकिन मेरे ख्याल में सैम अयूब को मौका देना चाहिए। और उसके अलावा 5वें नंबर पर विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान खेलेंगे। रवां साल उनकी अच्छी कारकर्दगी रही, पाकिस्तान के चौथे टॉप स्कोरर रहे। गो कि उनकी क्लास नहीं है उस तरह की कारकर्दगी की, लेकिन 33 से ज़्यादा एवरेज रही है, 201 रन बनाए हैं और इसके साथ साथ वो विकेट कीपिंग में शानदार रिकॉर्ड है उनका, तो इसकी वजह से उनको इधर, और दूसरा पाकिस्तान के पास कोई मुतबादल विकेट कीपर भी नहीं है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक चॉइस हैं। जबकि 6ठे नंबर पर सलमान अली आगा खेलेंगे, जो कि नीदरलैंड में वनडे सीरीज़ में डेब्यू करने में कामयाब रहे और 3 मैचों में 101 रन बनाए, सिर्फ एक बार आउट हुए और उनकी जो कारकर्दगी है तसल्ली बख्श रही है, ख़ासतौर पर नीदरलैंड की कंडीशन में जब पाकिस्तान 2 से 3 बार मुश्किल सूरत हाल में आई थी तो उन्होंने अच्छी बैटिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। और फिर दूसरा फिर ये कि वो बतौर स्पिनर भी पाकिस्तान टीम के काम आ सकते हैं, ख़ासतौर पर शादाब खान की गैर मौजूदगी में वो पाकिस्तान टीम के काम आ सकते हैं, इसलिए 6ठे नंबर पर सलमान अली आगा खेलेंगे। जबकि इसके बाद आ जाती है बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात। मोहम्मद नवाज़ गो के अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में अब तक 2022 में अगर उनकी कारकर्दगी देखें तो इंतहाई मायूस कौन रही। 27 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 5 मैचेस में सिर्फ 50 रन बना सके, 12.50 की एवरेज रही है, तो ये अच्छी कारकर्दगी नहीं कही जा सकती। लेकिन बॉलिंग में वो पाकिस्तान के चंद टॉप बॉलर्स में शामिल रहे और मजमूई तौर पर 11 विकेटें हासिल की, 23.09 की एवरेज के साथ पाकिस्तान के मुश्तरका तौर पर जो दूसरे टॉप स्कोरर थे, टॉप विकेट टेकर थे, तो उनकी कारकर्दगी ओवरऑल बॉलिंग में अच्छी रही है। तो क्योंकि रवां साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी खेलना है, इसलिए मोहम्मद नवाज़ को मेरे ख्याल में एक मौका भरपूर देना चाहिए। उसके बाद फिर देखना चाहिए कि आगे इमाद वसीम को लाना है या फिर इमाद वसीम को अपना मोहम्मद नवाज़ को कंटिन्यू करना है। उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर अगले पोजीशन पर यानी कि 8वें नंबर पर खेलेंगे। इनकी वजह यह कि रवां साल वो हारिस रऊफ़ के साथ पाकिस्तान के मुश्तरका तौर पर टॉप विकेट टेकर रहे। 2022 में 15 विकेटें हासिल की और फी विकेट के लिए लगभग 22 रन दिए और लगभग यही एवरेज हारिस रऊफ़ की रही थी और इकनॉमी रेट भी शानदार रहा, 5.14 रहा। इसकी वजह से मोहम्मद वसीम जूनियर फर्स्ट चॉइस दिखाई देते हैं। और शादाब खान की गैर मौजूदगी में और पाकिस्तान की स्पिन जो विकटें हैं उसके अतबार से देखा जाए तो उसामा मीर जो कि हालिया पाकिस्तान वनडे कप में शानदार फॉर्म में रहे, टॉप विकेट टेकर रहे, उन्हें रिप्लेस किया गया है, शादाब खान की गैर मौजूदगी की वजह से शामिल किया गया, तो उनको भी मौका देना बनता है। यहाँ पर मेरे ख्याल में उनको मौका देना चाहिए। इसके अलावा आखिरी 2 नंबर पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं नसीम शाह और हारिस रऊफ़। हारिस रऊफ़ 2022 में पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर थे, जबकि अगर नसीम शाह की बात करें तो उनका जो गुज़श्ता साल गुजरा है वो इंतहाई शानदार गुजरा है। 3 मैचेस खेले, सिर्फ 10 विकेटें हासिल की और नीदरलैंड के टूर में उन्हें मौका मिला था। 5.33 की कारकर्दगी समेत फी विकेट के लिए सिर्फ 11.10 रन दिए और फी ओवर 4.26 रन दिए, जो कि इंतहाई अच्छी कारकर्दगी है और हर 15वीं गेंद पर विकेट हासिल की है, जो कि वनडे फॉर्मेट में बहुत ही अच्छा बॉलिंग स्ट्राइक रेट कहा जाता है। तो इस एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 यही बनेगी, जिसमें ओपनिंग में इमाम उल हक और शान मसूद वन डाउन पोजीशन पर बाबर आजम, जिसके बाद सैम अयूब, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, उसामा मीर, नसीम शाह और हारिस रऊफ़ शामिल होंगे। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है, जो कि मेरे ख्याल में कारकर्दगी के अतबार से और पाकिस्तान टीम को ज़रूरत के अतबार से बननी चाहिए। अब देखना ये है कि इसके हवाले से पाकिस्तान की मैनेजमेंट ख़ास तौर पर कप्तान बाबर आजम क्या फ़ैसला करते हैं।